हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर अविनाश सर। तो आज हम देखने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चूंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के जैसे ही पढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के जैसे ही पढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो, यहाँ पे पीपीटी देख रहे हो, वो एनसीईआरटी से ही टोटली लिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5। अध्याय कौन सा है? अध्याय 5 और भारत अर्थात इंडिया। सेकंड, भारत अर्थात इंडिया। तो न्यू एनसीईआरटी सीरीज में हम क्या करते हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हर एक चैप्टर्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, सामाजिक विज्ञान का मेनली अभी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, आपको देखना है। भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्र के बीच एक महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। श्री अरविंद का ये लाइन है, ध्यान देना है। भारत में प्रारंभिक काल से ही, प्रारंभिक काल मतलब क्या, कौन सा काल? अर्ली एजेस मतलब बीसी में जाओगे, सामान्य संवत पूर्व में जाओगे तो लगभग 1000 वर्ष पहले मान लो, है ना, से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। कैसी कैसी एकता? आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, जो हिमालय और दो समुद्र के बीच, दो समुद्र कौन कौन से हैं? हिमालय, ऊपर में हिमालय हो गया उत्तर में, और इस तरफ दो समुद्र, बोले तो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला ले लो और इधर अरब सागर की तरफ का ले लो। ठीक है, इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या उठते हैं भाई, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं अगर हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं? भारत अर्थात इंडिया, है ना। भारत अर्थात इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत को हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसके बाद भारत के क्या क्या नाम है, मेनली यही दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, भारत के दो कितने कितने कौन कौन से नाम है ना, इसके बारे में, प्लस कैसे परिभाषित करेंगे इसके बारे में। आपको देखना है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहाँ पे हिमालयन रेंज है। ये मैप अच्छा से आपको ऑब्जर्व करना है। एक्चुअली पढ़ने का तरीका क्या है, क्या समझने का तरीका है, देखने ये चित्र दिया हुआ है, हम ऐसे ही देख के भाग नहीं जाएंगे, समझेंगे इसको। यहाँ पे आप देखोगे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये हिंदू कुश माउंटेन्स हो गया, ये हिमालय। अब यहाँ पे कई सारे रिवर्स दिए हुए हैं, आप देखोगे यहाँ पे सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर किस तरफ से आ रही है? इस तरफ से आ रही है सिंधु रिवर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे झेलम रिवर है, उसके बाद झेलम, चिनाब है, फिर रावी है ना, फिर सतलज है। ओके, सतलज है, और सतलज से ब्यास नदी आके मिलती है, सतलज से ब्यास नदी आके मिलती है, और ये सरस्वती नदी है जो कि विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे आपको गंगा रिवर मिलेगा, गंगा मिलेगा, यमुना मिलेगा, चंबल मिलेगा। ओके, यहाँ नर्मदा और ताप्ती कहाँ पे है? नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे है कहीं, देखो, है ना। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलेगा आपको। ओके, और महानदी यहाँ पे है, गोदावरी यहाँ पे है, कृष्णा रिवर यहाँ पे आपको मिलेगा, और कावेरी रिवर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, और आपको देखना है ये अक्षांश और देशांतर भी देखना है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है, देखो ये वाला जो है अक्षांश का लाइन है। ठीक है, अक्षांश का लाइन है, ये 35 डिग्री उत्तर है, 40 डिग्री उत्तर है। ओके, यहाँ पे देखोगे नीचे, और इस तरफ देखो 70 डिग्री पूर्व है, 75 डिग्री पूर्व है, 80 डिग्री पूर्व है। तो आपको रिलेट करना है कि किस तरफ कौन सा स्टेट्स वगैरह हो सकता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखना है। ठीक है, चलो अगले पृष्ठ पे चलते हैं, क्या है। तो ये रिवर्स तो याद रखना है आपको, रिवर सिस्टम में आगे पढ़ना होगा आपको कि सिंधु से ही सारी सारी रिवर आके मिलती है। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, और यहाँ पे ब्यास जो है सतलज से आके मिलती है। ओके, और यमुना जो है गंगा से आके यहाँ पे मिलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये आपका महानदी है, महानदी रिवर उड़ीसा के पास हो गया, उड़ीसा में हो गया। ये गोदावरी रिवर हो गया, गोदावरी रिवर, और ये कृष्णा रिवर कहाँ पड़ेगा आपको? कृष्णा रिवर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच में पड़ता है ना। ये कावेरी रिवर हो गया। ओके, नर्मदा नदी। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं, राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। लेकिन पहले के समय में
अलग अलग स्रोतों से हमें देखना पड़ेगा किस तरह से भारत को डिफाइन किया गया है ना। पहले जो है, हालांकि 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय महाद्वीप कहते हैं, भारतीय महाद्वीप कहते हैं। ओके, उपमहाद्वीप नहीं, उपमहाद्वीप बोल दो, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय। और ये पार्ट किसका है? एशिया महाद्वीप का पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही है। कोई भी जैसे कि वैदिक काल में अलग नाम था, आप देखोगे रिटर्न है। महाभारत में कुछ और नाम का यूज किया गया है ना। और यूनानी आए, वो किसी और नाम का यूज किए। उसके बाद फारसी आए, वो किसी और नाम का यूज किए। अंग्रेजों ने अलग नाम का, फ्रांसीसियों ने अलग नाम का यूज किया। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें, ठीक है, आइए देखेंगे इसके बारे में हम। कुछ विचार करने के लिए कहा गया है, क्या विचार करना है भाई? आइए विचार करें। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, रिवर्स वगैरह थे। उसके बाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, देख लो ना, ये यही है ना, इसी के बारे में बोलता है, देखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है, ये देख रहे हो 35, 40 उत्तर, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नाम से बुलाया जाता रहा है। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अशोक ने जम्बूद्वीप शब्द का यूज किया है ना। तो आगे देखते हैं कि भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। तो ऋग्वेद में आप देखोगे, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अध्याय 7 में देखेंगे कि यह हजारों वर्ष पुराना है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। अध्याय 7 में इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि कहा गया है। सैंधव कहां से आया है? सैंधव वर्ड, ये शब्द सिंधु नदी से लिया गया है, सिंधु नदी से, ठीक है। जिसका आशय सिंधु नदी या समानतः एक नदी से है, ठीक है। समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, देख लो। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक रहा है ना, और है हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा ज्ञान परंपराओं में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि कश्मीर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, बंगाल वाला भाग हो गया, प्राग ज्योतिष बोले तो असम का भाग प्राग ज्योतिष हो गया, असम का भाग, ओके। हरियाणा का भाग जो है कुरुक्षेत्र है, कच्छ जो है ये आज का कच्छ, गुजरात का भाग, केरल जो है लगभग आज का केरल इत्यादि। इन सब नामों का उल्लेख जो है महाभारत में किया गया है, ठीक है। 79 पृष्ठ देखना है और आपको पहचानना है कि कौन कौन से क्षेत्र को आपने देखा है या उसके बारे में सुना है, सूची बनाना है आपको, ओके। कौन सा अभी देखेंगे हम। वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला, ये तो एक प्रश्न है। चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारण करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तथा विद्वान समानतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है, ओके। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित है। भारतवर्ष से आशय है भरत के देश से। भरत क्या है? भरत एक ट्राइब का नाम था, बाद में राजाओं का भी नाम रहा भरत। वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से था, ओके। एक समूह से था। भरत जो था एक समूह का नाम था, ठीक है, एक ट्राइब का नाम था। बाद के साहित्य में विभिन्न राजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ है, ओके। दूसरे शब्द में जम्बूद्वीप से आशय है जामुन वृक्ष के फल के द्वीप के से, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे जामुन के वृक्ष थे, तो उसी से जम्बूद्वीप नाम पड़ा है, ओके। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या
जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। ठीक है, वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। आप देखोगे उनका नाम अशोक है। अशोक ने भी अपने शिलालेख में जो है जम्बूद्वीप नाम का यूज किया है। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के भाग भी सम्मिलित थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को। तो आपको सौराष्ट्र जो है यहाँ पे है, आनर्त यहाँ पे है, माहिष्मति यहाँ पे मिलेगा, दर्शन, चेदी, कारूस, ओके, विदेह, मगध, अंग, तो ये सब देखना है और कितने के बारे में आप जानते हो उसके बारे में सूची बनाना है। ओके, एक बार फिर से आप इंडिया के बारे में देखते हो तो यहाँ पे देखना है ऊपर कहाँ है, 35 उत्तर है ना। तो इस तरह से देखना है चीज़ों को आपको। आगे बढ़ते हैं। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में आपको देखने को मिलेगा, उत्तरंग यत समुद्रस्य हिमाद्रिस्य दक्षिणम वर्षं तद भारतम नाम। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। ठीक है, समुद्र के उत्तर में और पर्वतों के दक्षिण में, हिमालय पर्वत की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो उसे भारत कहते हैं। ये विष्णु पुराण का लाइन है, विष्णु पुराण का लाइन है, ध्यान रखना है। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्रायः भारतम लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए विचार करें, क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल, हिमालय है। यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, ठीक है, महान पर्वत मतलब हिमालय, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। ठीक है, उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी, कन्याकुमारी की पहचान करने में कठिनाई नहीं होगी। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, ध्यान रखें, भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में क्या है, इंडिया दैट इज भारत। इस वाक्यांश को आप देखेंगे तो ये भी दो नाम का उल्लेख करता है, एक इंडिया का, एक भारत का। संविधान क्या है, किसी देश की आधारभूत सिद्धांत और कानूनों को बताने वाला प्रलेख है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। इसका अध्ययन आप कक्षा 7 में करेंगे। ठीक है, संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया लिखा गया है। ठीक है, भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में क्या लिखा है, मतलब इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है, आपको समझना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विदेशियों ने भी इंडिया को कई सारे नाम दिए, जैसे कि विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरानी या फारस जो थे, फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। ओके, भारत का उल्लेख किसने, ईरानियों ने सबसे पहले किया था। किसने किया था? ईरानियों ने सबसे पहले भारत का उल्लेख किया था। छठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, पर नियंत्रण किया। ओके, फारसी सम्राट। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू कहा। हिंदू 100 को हो उच्चारित करते हैं, तो फारसियों ने, यही ईरानियों ने ही हिंदू वर्ड का प्रयोग किया। ओके, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदू से निर्दिष्ट किया गया। ओके, हिंदू से निर्दिष्ट किया गया, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। सिंधु का ही एक रूपांतरण है क्या, हिंदू। ओके, हिंदू पूर्णतया एक भौगोलिक शब्द है। इसे धर्म से तो बाद में जोड़ा गया, ये हिंदू धर्म से नहीं जोड़ा गया है। ये हिंदू जो है सिंधु के नाम पे बेस्ड है। ओके, ये ध्यान रखना है कभी भी। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई कहा। अब हिंदू से क्या हो गया, यूनानियों ने इसको क्या कहा, यूनानी। इन लोगों ने क्या कहा, ये हिंदू वर्ड जो था, इससे इन्होंने इंडोई या इंडिके कहना शुरू किया।
इंडोई। ओके, इंडोई कहना शुरू किया, इंडी के नाम दिया। ओके, कौन? यूनानियों ने इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं है। उसके बाद देखो, सिंधु से हिंदू हो गया। ओके, ये ईरानियों ने हिंदू दिया, उसके बाद फिर यूनानियों ने इसे इंडोई नाम दे दिया। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख इंतु इंतु या इंदु से किया। ओके, यह भी मूलतः सिंधु शब्द से ही संबंधित है। तो आप देखेंगे सिंधु, फिर हिंदू, सिंधु से हिंदू हो गया, कौन? अरबों ने या फारसियों ने, या फिर हिंदू से इंदु हो जाता है। इंदु किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। फिर चीनियों ने इंदु नाम दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट है? यहाँ पे भाग 1 में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसके बारे में दिया गया है। आपको ये पूरा पढ़ना है, याद करना है क्या है। ठीक है, भारत के संविधान, वैसे आप पॉलिटी में ये पढ़ोगे। ठीक है, भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ, यहाँ पे ये चीजें दी गई है, आप देख पाओगे यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, देखो, भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे नाम का उल्लेख है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, उसके राज्य और प्रथम अनुसूची के भाग क में इस तरह से उल्लेख किया गया है, सबका नाम वगैरह आपको मिलेगा। ओके, चलो ये देख लेना है, सबको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, जॉन जेंग, जिसको आप वेन सॉन्ग के नाम से जानते हो, कब आया था? 7वीं सामान्य संमत में आया था। चीन से भारत आया था, लगभग 17 वर्ष यहाँ पे रहा, वो 17 वर्ष यहाँ पे रहा और भारत के कई भागों में भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, उसके बाद बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद फिर वापस लौट गया। उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वह अपने हाथ से ले गए थे। ठीक है, अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का यात्रा की। ठीक है, एक अन्य चीनी शब्द तियंजू को सिंधु से लिया गया है, सिंधु से ही लिया गया है। तियंजू 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 का लेकिन मतलब अलग होता है, स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। ठीक है, आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। हिंदुस्तान 1800 वर्ष पूर्व। ओके, बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया गया, हिंदुस्तान। ओके, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहला, इसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता है हिंदुस्तान शब्द का? 1800 वर्ष पूर्व मिलता है। ओके, फारसी शिलालेख में। नेक्स्ट है, आइए पता लगाए, क्या आप भारत के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं? अभी अभी मैंने बताया आपको, फारसी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। ओके, यूनानियों ने किस शब्द का प्रयोग किया? इंदे या इंदु। ओके, चीनियों ने इंदु। ओके, इस तरह से अरबी फारसी ने। ठीक है, यही है, हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग किया है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रियाकलाप आ गया, प्रश्न आ गया भाई, और परियोजनाएं। अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण का अर्थ है। मैंने अभी चर्चा किया, अध्याय के आरंभ में एक उद्धरण दिया गया है, किसका दिया है? श्री अरविंद का दिया गया है। तो श्री अरविंद के बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, और उसके बाद जो लाइन दिया गया है हमने समझा उसके बारे में। ओके, वही लिख देना है, सही अथवा गलत की पहचान कीजिए। ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है, हाँ लगभग किया गया है। मेनली उत्तर उत्तर भारत का यहाँ पे वर्णन है, दक्षिण भारत का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में क्या था भाई? देखो, विष्णु पुराण में देखो, यह देश जो समुद्र में उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में, हाँ पूरा पूरा भारत का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, तो आपको लिखना है हाँ सही। अशोक के समय जम्बूद्वीप में आज भारत अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश और पाकिस्तान से मिलते, बिल्कुल सही है।
ठीक है। महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। हाँ, ये भी सही है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष पहले 1800 सामान्य संवत पूर्व में इस नाम का यूज किया गया था सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में। हाँ, यूनानी शिलालेख नहीं था, फारसी शिलालेख था। ओके, प्राचीन आप देखो ना यहाँ पे, फारसी शिलालेख में किया गया था, यूनानी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। प्राचीन फारसी में नहीं, हिंदू धर्म के लिए कभी नहीं किया गया, सिंधु नदी के लिए किया गया है। ये गलत है, सिंधु नदी नदी के लिए ही किया गया है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया। भारत नाम कहाँ पे मिलता है भाई? ऋग्वेद से मिला है ना, भारतवर्ष। ओके, या फिर इसका यूज, इस नाम का यूज कहाँ पे किया? महाभारत में भी किया गया है। यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता और आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता, तो आप किस नाम का चयन करते एवं क्यों? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। तो आपको ये डिसाइड करना है क्या नाम यूज करते हैं, लिखना है यहाँ पे। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे? इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, है ना? शिक्षा का केंद्र हुआ करता था उस टाइम प्राचीन काल में तक्षशिला, वहां पे भी लोग पढ़ने आते थे। फिर यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में भी पढ़ने आते थे, है ना? और बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए भी आते थे, है ना? तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे संकलित करना है, लिखना है। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए। और आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? चलो, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 का, सॉरी 6 का, चैप्टर नंबर 6 का। तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और भी लोगों के पास भेजना है ना? थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि फ्री एजुकेशन सबके लिए हो, है ना? और अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन सबके लिए हो, है ना? तो अभी तो शुरुआत है, हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बारे में भी करेंगे। और डेली करंट अफेयर्स का बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री रहेगा वो सब। और आप मेरे वाईटी क्विज एंटरप्राइज एक नया इनिशिएटिव है, उसमें भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं यूपीएससी बीपीएससी और अलग अलग लेवल्स के कुछ प्रश्न पूछता हूँ और आपको उन प्रश्नों का सही जवाब देना होता है। जो भी सही जवाब देते हैं, मैं एक नंबर बोलता हूँ, उस नंबर पे देते हैं तो उनको इनाम की राशि, कुछ ना कुछ इनाम की राशि दी जाती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।